अस्सलाम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन किया था, और आज हमने नया पास्ट पेपर का क्वेश्चन करने लगे हैं जिसका नाम क्या है? ओमेगा लिमिटेड। ठीक है। ओमेगा लिमिटेड की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो वो पढ़ लेते हैं। कहता है जी, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इग्नोरिंग टैक्सेशन। टैक्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है। तो टैक्स को इग्नोर करते हुए हमने सवाल किस तरह करना है, ये उसका सवाल है। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल। कहता ओमेगा लिमिटेड इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी लिमिटेड विच इज लीडिंग ब्रांड ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट. OL is now planning to establish factory in collaboration with the ABC Limited. The factory was established on a land which was purchased at a cost of 20 million in 2005. 2005 में हमने खरीदा था, हम कौन से साल में हैं? हमें से कोई मतलब नहीं है। कहता है द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 40 मिलियन। अब उसकी वैल्यू जो है वो 40 मिलियन है। इसका मतलब है कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है यहाँ पे लैंड की कितनी? 40 में। मैं 20 मिलियन ही लूंगा क्योंकि वो पास्ट हो चुकी। हमने कहा था कि हम क्या लेंगे, या तो कैश फ्लोस कंसीडर किया करेंगे या हम रेलिवेंट कैश फ्लोस कंसीडर किया करेंगे। तो ये रेलिवेंट कैश फ्लो क्या होगा? 20 मिलियन नहीं होगा, क्योंकि 20 मिलियन तो पास्ट हो चुका। 40 मिलियन जो है वो मेरी लैंड की एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू। तो अगर मैं अभी मार्केट में सेल कर देता तो मुझे 40 मिलियन मिल जाते, लेकिन अब मैं लैंड सेल करने के बजाय इस्तेमाल करूंगा तो मैं उसकी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूं। ठीक है। तो लैंड कितना आएगा? 40 मिलियन का। तो 40 मिलियन का मैंने लैंड ईयर जीरो में क्या कर दिया? एज एन इन्वेस्टमेंट डाल दिया। ओके। द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 30 मिलियन एंड 100 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कहता आपकी जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो 30 मिलियन है, और जो आपकी प्लांट की कॉस्ट है वो आपकी 100 मिलियन है। अच्छा। द फैक्ट्री विल produce the goods which are present supplied by ABC Limited. The sale for the first this is estimated at 300 million, profit margin 20% on sales. As a result of own production, cost per unit would decrease by 10%, and the sale price and cost of production per unit, excluding depreciation, are expected to increase by 10% and 8% respectively. अच्छा, ये भी चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती। हमारे लिए चीजें क्या मैटर करती हैं, उस पर आते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ चलते हैं जरा। चीज क्या आई मेरे पास नीचे? अब आओ जरा। कहता है फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कहता है एबीसी लिमिटेड वुड असिस्ट इन सेटिंग अप द फैक्ट्री फॉर which it would be paid an amount of 10 million at the time of signing the agreement, and in addition ABC Limited would pay a royalty of equal to 3% of sales. अच्छा, फैक्ट्री के सेटअप में भी आपके 10 मिलियन जो है वो क्या होंगे? खर्च होंगे। हमने कहा ठीक है। कहता था फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वुड बी कंप्लीटेड एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वुड स्टार्ट 1 ईयर आफ्टर द साइनिंग द एग्रीमेंट। आप जब वो बिल्डिंग ले रहे थे लैंड के, तो चलो आपने कहा जी जब आपने फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बिल्डिंग बनाने का कहा, तो 10 मिलियन तो आपने तब खर्च कर दिए। ठीक है। तो बिल्डिंग के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? लैंड तो मेरे पास पहले से थी। ठीक है। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट दिया कि 10 मिलियन मेरे से एडवांस में ले लो। वैसे बिल्डिंग कितने की थी? ऊपर हमने पढ़ा 30 मिलियन की थी, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ 10 मिलियन जो है वो बिल्डिंग बनाते वक्त दिया। भाई फैक्ट्री मेरी बना दो, लेकिन 10 मिलियन मेरे से एडवांस ले लो। तो अभी मैंने सिर्फ 10 मिलियन दिया, क्योंकि मैंने कैश फ्लो क्या देखना है? जब कैश फ्लो हम पे करेंगे, कैश फ्लो का मतलब क्या है? कि जब कैश अराइज हो या कैश पे हो। तो हमने पे कब किया? 10 मिलियन आज पे किया, और बाकी जो बकाया जाते वो जब बिल्डिंग वो मुझे मुकम्मल करके दे देगा तब मैं करूंगा, यानी कि ईयर 1 में मैं जाके 20 मिलियन पे करूंगा अगले साल। इस पॉइंट में कोई मसला? ये वाली कहानी क्लियर है? ठीक है। फिर हमारे पास बिल्डिंग के बाद क्या आ गया?
जाहिर सी बात है हमारा प्लांट भी लगेगा। प्लांट कब लगेगा? जब बिल्डिंग मेरी मुकम्मल हो जाएगी। जब तक बिल्डिंग मुकम्मल नहीं होगी तो बिल्डिंग मुकम्मल हुई पहले साल के आखिर में। तो हमने कहा जी मेरे 100 मिलियन भी प्लांट के तब ही लगेंगे, आज नहीं लग रहे। तो 100 मिलियन मैंने कब डाला? ईयर 1 में। ओके होगी कहानी। अच्छा, अब रॉयल्टी वाला पॉइंट इसके अंदर रह गया है। रॉयल्टी वाला पॉइंट जो है दैट इज योर एक्सपेंस। तो वो हम कहाँ जाके ट्रीट करेंगे? वो जब मैं इनकम स्टेटमेंट वाली चीजें लिखूंगा उसके लिए, जब अलहदा वर्किंग करूंगा तो वो वहां पे लिखूंगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 क्या है? 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लांट वुड बी फाइनेंस थ्रू अ 5 year लोन with interest payable annually at the rate of 10% per annum, and the principal would be repaid after 5th year। हमने जो ये प्लांट खरीदा है, ये जो प्लांट हमने खरीदा है, इसके लिए मैंने लोन लिया था। अच्छा, अब जब लोन लिया था ना, तो एक चीज याद करो। जब हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़ी है FR 1 में, उसके अंदर हमने क्या बात की थी? उसके अंदर हमने ये बात की थी कि ये जो हम जो लोन लेते हैं, ये कौन सी एक्टिविटी में आता है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है ना? ये किसके अंदर आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो एक चीज लिख लो, ये पल्ले बांध लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जितनी भी हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, चाहे हमने लोन लिया, चाहे हमने लोन वापस किया, चाहे हमने उसका इंटरेस्ट था, कोई भी चीज थी, वो हमने इग्नोर करनी है। क्या करनी है? इग्नोर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जितनी भी होंगी हम उसे क्या किया करेंगे? इग्नोर किया करेंगे। ये लिख लो बात, बाद में भूल जाती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हमने क्या करना है? इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि जब बाद में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बातें करते हैं, तो उसके अंदर हम सीखेंगे, पूरा चैप्टर होगा इसके बाद। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% का दिया हुआ है, ठीक है, ये जो 12% का मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है ना, इसके अंदर ये सारी कॉस्ट इंक्लूड हुई हुई होती है। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसके लिए पूरा चैप्टर है एक। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम जाके सीखेंगे कि भाई ये जो है इसके अंदर ये सारी कॉस्ट कवर हो जाती है। तो इसलिए हमने जितनी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, वो हमने कभी भी यहाँ पे कैश फ्लो के अंदर इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक होगी बात? इसलिए इस पॉइंट को तो हम टोटली इग्नोर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल इंजेक्शन ऑफ 15 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एट अ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। ये वर्किंग कैपिटल में मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? उन्होंने कहा जी वर्किंग कैपिटल मुझे इन्वेस्टमेंट वो कह रहा है 15 मिलियन की चाहिए। तो ठीक है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15 मिलियन की। और अच्छी चीज क्या है इसके अंदर, कि उसने मुझे नहीं कहा कि हर साल इसके अंदर 10% का इंक्रीज आ रहा है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है। सिंपल कहानी है। तो 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अभी हुई है, आखिर में जाके क्या होगा? 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो होगी वो रिकवर हो जाएगी आखिरी साल के अंदर। ठीक है। अच्छा, OL charges depreciation on factory building and plant under the straight line method, and OL uses a 5 year projection appraisal। 5 साल का प्रोजेक्शन प्लान है। अब मेरा जो प्रोजेक्ट शुरू होगा वो कब होगा? ईयर 2 से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि एक साल तो बिल्डिंग बनने में लग गया, बिल्डिंग बनते बनते एक साल तो मेरा गुजर गया। तो मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट मेरी शुरू होगी वो ईयर 2 से होगी। यानी कि मेरी जो सेल्स होना शुरू होंगी वो ईयर 2 से होना शुरू होंगी। तो ईयर 2 से होंगी तो 5 साल मैंने वहीं से गिनने हैं। तो 2, 3, 4, 5 और 6, तो छठे साल तक मेरे कैश फ्लोज जाएंगे। ठीक है। और फिर वो कहता है oil uses 5 year projection appraisal period, and the residual value of the factory building and plant after 5 years estimated at 50% and 10% of costs respectively। कहता है जो रेजिडुअल वैल्यू है, यानी कि जो एसिड्स हैं आपके, जो वो आपके कितने के बिकेंगे। उसने कहा जी बिल्डिंग आपकी जो 50% पे बिक जाएगी, और जो आपका प्लांट है वो 10% पे। बिल्डिंग थी 30 मिलियन की, तो 30 मिलियन का 50% कितना होता है? 15। ठीक है।
यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, रेजिडुअल वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट, वर्किंग नंबर वन डाल दो यहाँ पे, वर्किंग नंबर वन, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू सबसे पहले हमने किसकी ली, बिल्डिंग की। बिल्डिंग टोटल कितने की थी, 30 मिलियन की। 30 मिलियन का कितना मिल रहा है, हमने कहा जी 50%। ठीक है, 50 मिलियन कितना आ गया, 15। और प्लांट का कितना मिल रहा है, प्लांट का हमें मिल रहा है जी 10%। तो 100 का 10%, वो कितना आ जाएगा, 10 मिलियन। तो ये आखिरी साल में मुझे क्या हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। हमने कहा ठीक है, 10 ये रिकवर हो गया, और वर्किंग कैपिटल भी जो 15 मिलियन का मैं शुरू में लगाया था वो भी आखिरी साल मुझे क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ही कितने साल का है, 5 साल का है। तो 5 साल बाद मुझे ये वर्किंग कैपिटल जो है वो रिकवर हो जाना है। ठीक होगी बात। फिर अगला पॉइंट क्या था, उससे अगला पॉइंट ये था कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड आफ्टर 5 years एस्टिमेटेड है 70 मिलियन। कहता है, और जो आपकी लैंड है वो कितने की बिक जाएगी, वो 70 की बिक जाएगी। तो 70 की ये रिकवरी है आखिरी साल में, तो ये भी मैंने रिकवरी डाल दी आखिर में। ठीक होगी कहानी। फिर हम आए, फिर हमने कहा हाँ जी भाई, क्या कहानी है, अगली कहानी की तरफ चलते हैं। हमने कहा जी अगली कहानी ये है कि मैं करूंगा अपने अब जो उससे रिलेटेड चीजें हैं। हाय हाय। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट से, अब वहां की मैंने क्या की, मैंने कहा जी कि हम बेसिकली कैश फ्लोस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेट कैश फ्लोस, नेट कैश फ्लोस। अच्छा जी, ईयर आ जाएगा, ईयर आ गया 2, 3, 4, 5 एंड 6। ले जी, क्योंकि दूसरे साल से मैंने सेल्स करना शुरू करनी है। ठीक है, तो सेल्स के बारे में वो क्या कह रहा है, कहता है जी पहले साल जो आप सेल्स करोगे ना वो कितनी कर रहे हो। उसने कहा जी, अल्लाह भला करे, 300 मिलियन। फर्स्ट ईयर की सेल्स कितनी है, 300 मिलियन की सेल्स है, ये देखो, 300 मिलियन की सेल्स उसने कही है। ठीक है, और बाद में जो प्रॉफिट है वो एक अलग लगानी है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, 300 मिलियन की सेल्स ली, और फिर उसने कहा कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। तो आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, 10%। और जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 8% एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो सेल्स में हर साल कितना परसेंट इजाफा आएगा, 10% का इजाफा आएगा। तो सबसे पहले तो उठाएंगे सेल्स, सेल्स को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.1 रेज टू पावर एन। पहले साल की कितनी है, 300। ठीक है, 300 पे हमने क्या कहा था, इक्वल टू दबा के फिर जो भी आंसर आएगा उसको आगे मल्टीप्लाई करते रहेंगे 1.1 से। तो 300 मल्टीप्लाई 1.1, 330। देन मल्टीप्लाई बाय 1.1, 6.6, 363। देन 399, एंड देन 439। तो ये मेरे पास आ गई सेल्स। फिर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक रोला है, वो क्या, वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हर साल कितनी बढ़ेंगी, 8%। ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कहा था उसने। तो पहले तो मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी विदाउट डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट आप कितना कमा रहे थे, हमने कहा प्रॉफिट हम कमा रहे थे 20% ऑन सेल्स। तो फिर खर्चा कितना हो रहा था, हमने कहा जी 80%। तो पहले साल का कितना था हमारा, हमने कहा जी वर्किंग नंबर यहां से क्या कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 3, सॉरी, वर्किंग नंबर 3 में क्या हुआ, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने पकड़ा, हमने कहा जी 300
का 80%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 240। लेकिन उसने कहा, कहता है ये जो आप लेकर आ रहे हो ना, खुद प्रोडक्शन करने लगो, कहता है इसकी वजह से एक और आएगा फायदा, वो क्या आएगा? कहता है एग्जिस्टिंग मार्जिन तो आपका 20% था, लेकिन जब आप खुद प्रोडक्शन करना शुरू हो गया, बाहर से नहीं करवा रहे, तो आपको 10% कॉस्ट पर यूनिट और डिक्रीज होगी। तो मुझे 10% का और फायदा होगा, यानी कि 240 का कितना ले लेंगे? 90%। कितना ले लेंगे? 90%। तो इसका मतलब है मेरे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 216। लेकिन अब इसमें हर साल इजाफा होना है, कितना परसेंट? 8%। लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इसके अंदर शामिल नहीं है। तो अगर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, तो फिर मुझे डेप्रिसिएशन को माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो कॉस्ट लग रही है 216 मिलियन, लेकिन डेप्रिसिएशन इसके अंदर शामिल है, तो डेप्रिसिएशन मुझे क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो दोनों की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लो, कितनी कितनी बनती है। ठीक है, तो हमने कहा जी वर्किंग नंबर 4, इसकी आ गई डेप्रिसिएशन। हमने कहा जी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, अल्लाह भला करे, पहले तो बिल्डिंग की ले लेते हैं। बिल्डिंग, हमने कहा जी बिल्डिंग थी 30 मिलियन की, आखिर में स्क्रैप वैल्यू है इसकी 15 मिलियन की, और कितने यूजफुल लाइफ है इसकी? 5 साल। तो ठीक है, हर साल की कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 3। फिर आए प्लांट की तरफ। हमने कहा जी प्लांट कितने का था? देखिए प्लांट था 100 का, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 10 की। ठीक है, और यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है? इसके भी 5 साल है। तो हमारी इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 18। तो टोटल कितनी बन गई डेप्रिसिएशन? 21। हमने कहा जी इसके अंदर से अब कितना माइनस कर दोगे? 21 को माइनस कर दोगे, जो कि कहां से आया? वर्किंग नंबर 4 से। तो इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन के अलावा आपका खर्चा कितना हो रहा है? 195 का। ठीक है। अच्छा, यहां पे वो ना भी कहता है ना एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तभी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट, और जब वो कह रहा है कि आपकी कॉस्ट में हर साल कितना इजाफा होना है? 8% या 7%, जितना भी है, वो डेप्रिसिएशन में नहीं हो सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो प्री डिसाइडेड है कि हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन करने जाएंगे, तो डेप्रिसिएशन को निकाल कर बाकी पे इन्फ्लेशन अप्लाई की जाएगी। तो इन्फ्लेशन जब भी अप्लाई करनी है, वो उसमें कभी भी डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करना है। तो देखना है कि अगर किसी कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पहले उसको माइनस करेंगे, फिर उसके ऊपर इन्फ्लेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन अभी इंक्लूड नहीं हुई थी, अभी इंक्लूड करनी थी, तो फिर हम इग्नोर कर दिया करेंगे डेप्रिसिएशन को, बाकी तमाम कॉस्ट को ऐड कर लिया करेंगे। ठीक होगी ना बात? तो हमने कहा जी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले साल की कितनी आई? 195। हमने कहा जी 195 की आ गई। ठीक है, 195। और ये कहां से आया? वर्किंग नंबर। ठीक है, हमने इसके लिए कौन सी वर्किंग की? 195 की वर्किंग नंबर 3। ये वर्किंग 3 से आया। अब इसके अंदर 8% का इजाफा करते जाओ, 195 को 1.08 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 211। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अल्लाह बड़े करे, 227। ठीक है, फिर अगले साल हम क्या कर देंगे? इजाफा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 245। फिर नेक्स्ट का कितना आ जाएगा? 265। सेल्स में से क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने क्या करना होगा? माइनस करना होगा। लेकिन एक और एक्सपेंसेस भी उसने दे रखे थे, वो कौन से थे? वो हमने जो रॉयल्टी की बात की थी, रॉयल्टी जो हमने मिस कर रखी थी, रॉयल्टी यहां से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। रॉयल्टी कितनी दे रहे हैं हम? 3% ऑफ सेल्स। कितनी? 3% ऑफ सेल्स। तो सेल्स हमारी ऊपर दी हुई है 300, 300 का 3% 9 आ जाएगा। 330 का 3% 9.9 आ जाएगा। 363 का
10.9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11.9 आ जाएगा, और उससे नेक्स्ट 13.2 का आ जाएगा। तो रॉयल्टी भी हो गई, और कोई चीज रह गई हो? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है 20% सेल्स का, आपने कॉस्ट पर यूनिट 10% डिक्रीज भी कर दी, और आपने सेल्स में 10% का इजाफा भी कर दिया, कॉस्ट में 8% का इजाफा कर दिया। रॉयल्टी भी हमने 3% की ले ली, वो 50% का 5 ईयर प्लान भी बना लिया। वर्किंग कैपिटल 15 मिलियन का था, वो हमने रिकवर भी कर लिया। डेप्रिसिएशन भी हो गई, प्रोजेक्ट अप्रेजल भी कर लिया। बट ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा। अब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? अपने नेट कैश फ्लोस। ठीक है, नेट कैश फ्लोस यहां से हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेट कैश फ्लोस कितने आ जाएंगे हमारे? 96 के, 109.1 के, 125.1 के, 142.1 के, और 160.8 के। अभी कैश फ्लोज आ गए, ये जाके हम यहाँ पे लिख देंगे। कौन कौन से साल में थे नेट कैश फ्लोज? नेट कैश फ्लोज, ये कौन सी वर्किंग है? वर्किंग नंबर 2। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे साल से शुरू हुआ। 96, 109.1, 125.1, 142.1, और 160.8। ले जी, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज कितने आ गए? हाँ जी, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज पहला उठाते हैं। पहला प्रोजेक्ट कैश फ्लो कितना आ गया? सॉरी, ये वर्किंग कैपिटल जो था, ये तो जब हमने शुरू करना था, ये 15 यहाँ पे आना था, माजरत। ये यहाँ पे चली जाएगी कहानी। ये कितना आ गया? 50 नेगेटिव। अगले साल का कितना आ गया? 135 नेगेटिव। फिर कितना आ जाएगा? 96, 109.1, 125.1, 142.1, और इसका टोटल कितना आ जाएगा? 270.8। अब मुझे क्या निकालने थे? कैश फ्लो निकालना था। किस रेट पे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ था? 12%। तो डिस्काउंट फैक्टर कितना आ जाएगा? हमने कहा जी डिस्काउंट फैक्टर आएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे, डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा जी, डिस्काउंट फैक्टर है हमारा एट द रेट ऑफ 12%। एट द रेट ऑफ 12%। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? 1.12 रेज टू पावर 0, 1.12 रेज टू पावर -1, ये एक साल पीछे जाएगा। 1.12 रेज टू पावर -2, 1.12 रेज टू पावर -3, 1.12 रेज टू पावर -4, 1.12 रेज टू पावर -5, और ये आ जाएगा 1.12 रेज टू पावर -6। ठीक होगी कहानी? यहां से हम क्या निकाल लेंगे? इनकी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 50 नेगेटिव, उससे अगले की 120.5 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद 76.5, उससे अगले की 77.6, नेक्स्ट की क्या आ जाएगी? 79.4, उससे अगले की क्या आ जाएगी? 80.5, और उससे अगले की क्या आ जाएगी? 137। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? अपनी एनपीवी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताएं जी, एनपीवी कितनी आएगी?
एनपीवी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एनपीवी मेरी आ रही है, इनफ्लो में से आउटफ्लो सारे माइनस कर दो, 5 इनफ्लोज हैं, 2 3 4 5 6 के, और पहले दो जो है वो आउटफ्लोज हैं। तो जो ब्रैकेट में माइनस कर दो और बाकी प्लस कर दो तो कितना आ रहा है, 280.5 मिलियन का पॉजिटिव कैश फ्लो है। दैट मीन्स कि मैं इस प्रोजेक्ट को क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट। ये वाली बात क्लियर है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? बाकी फिर इंशाल्लाह भाई अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।